नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम भूगोल विषय से पाठ 4 कृषि के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हमने अभ्यास के प्रश्न और लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को किया था और एक शब्द एक वाक्य में भी प्रश्न किए थे, लेकिन आपका जो ये लेसन है उसके अंदर और भी अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, जिसके हम एक एक करके आपको बड़े ध्यान से, बड़े आसानी से, बड़े सिंपल वे में आपको सिखाएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि भारत में कृषि के महत्व का वर्णन करना है, कि कृषि का कितना महत्व है और भारत में कृषि का निम्नलिखित, देखिए भारत में कृषि का महत्व का वर्णन करना है, तो हमें यहां पे ये लाइन जो है यहां पे लिखनी थी कि भारत में कृषि का अत्यधिक महत्व है। पहला कि मुख्य व्यवसाय की बात करें तो कृषि भारत का प्राचीनतम व्यवसाय है। 2010 और 11 में भारत की जनसंख्या का लगभग 52% भाग इससे रोजगार और आजीविका कमा रहा था। देखिए, वैसे हम प्राचीनतम समय की बात करें, प्राचीन समय की बात करें तो उस समय 2/3 से भी अधिक लोग जो है कृषि पर निर्भर करते थे, लेकिन आज के नए सर्वे 2011 और 10 के अनुसार लगभग 52% लोग आज भी रोजगार और आजीविका किससे कमा रहे हैं? कृषि से कमा रहे हैं। दूसरा है कच्चा माल। कृषि से अधिकांश उद्योगों का कच्चा माल मिलता है। जितने भी उद्योग है मोस्टली 70% के आसपास जो कि कृषि पर आधारित है। राष्ट्रीय आय, भारत देश की अधिकांश राष्ट्रीय आय का स्रोत भी कृषि ही है और मानव और पशुओं का आहार, अधिकांश मानव और पशु आहार का स्रोत भी कृषि ही है। और तीज त्योहार की बात करें तो भारत के अधिकांश तीज त्योहार जैसे तीज है, बैसाखी है, बसंत है, यानी कि जिसको हम बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं, वो कृषि के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो भारत देश में कृषि का अत्यधिक महत्व है। मुख्य व्यवसाय में भी कृषि भागीदारी निभाती है। उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि हमें प्रोवाइड कराती है। तीज त्योहार भी बहुत सारे कृषि से जुड़े हुए हैं। मानव और पशुओं का आहार भी कृषि है और राष्ट्रीय आय में भी एक अधिकांश रूप से कृषि अपनी भागीदारी निभाती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, कि गहन कृषि और विस्तृत कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, गहन कृषि पूंजी और श्रम प्रधान है और विकसित या विस्तृत कृषि जो है केवल पूंजी प्रधान है। जो गहन कृषि है वहां पे की जाती है जहां पे जनसंख्या अधिक होती है और विस्तृत कृषि वहां की जाती है जहां पे जनसंख्या विरक्त होती है, यानी कि कम होती है। गहन कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है और विस्तृत कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है। गहन कृषि में प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है और विस्तृत कृषि में प्रति हेक्टेयर उपज कम होती है, परंतु प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है। तो कहने का मतलब है, जो गहन कृषि है वो कम क्षेत्र में अधिक उपज प्राप्त करने के लिए होती है और विस्तृत जो है एक लंबे चौड़े क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर भले ही उपज कम हो लेकिन प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है। इसके बाद आता है निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि में क्या अंतर है। देखिए, निर्वाह का मतलब है जो केवल, निर्वाह कृषि का मतलब यह है जो केवल अपने परिवार के भरण पोषण के लिए की जाती है। यानी इस प्रकार की कृषि में उत्पादन का मुख्य उद्देश्य व्यापार ना होकर केवल परिवार का निर्वाह करना होता है। और वाणिज्य कृषि में यह आज की एक आधुनिक कृषि है
और इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार होता है। निर्वाह कृषि में उत्पादित वस्तुओं का उपयोग कृषक यानी किसान अपने घर पर ही करता है और इस कृषि में अधिक पूंजी निवेश किया जाता है। फसलों का उत्पादन बाजार की मांग के अनुसार किया जाता है। निर्वाह कृषि की बात करें तो इसमें निवेश कम लगता है और यदि हम वाणिज्य कृषि की बात करें तो इसमें निवेश अधिक लगता है। निर्वाह कृषि केवल परिवार के जो किसान है वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है और जो वाणिज्यिक कृषि है वो व्यापार के मुद्दे से की जाती है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। रोपण कृषि क्या है और इसकी 3 विशेषता बतानी है। देखिए, वह कृषि प्रणाली जो लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल के लिए की जाती है, जैसे चाय है, यहां पे क्या है, चाय है, कॉफी है, गन्ना है, केला है और कहवा भी है। इसकी विशेषता क्या है? रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है। रोपण कृषि में अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता लगती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग धंधों में कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है और इस कृषि में वार्षिक फसल के स्थान पर कई वर्ष यानी कि लगातार रहने वाले पौधे अथवा वृक्षों के बाग लगाए जाते हैं, जिससे कि लंबे समय तक हमें जो है अधिक पूंजी देते रहे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं कि भारतीय कृषि की 3 मूलभूत समस्याओं का वर्णन करो। देखिए, भारतीय कृषि की 3 मूलभूत समस्याएं इस प्रकार है। देखिए, पहली है कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। यह कह रहा है कृषि पर जनसंख्या का दबाव, बढ़ती जनसंख्या भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत में कृषि भूमि का प्रति व्यक्ति औसत अन्य देशों के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और कृषि योग्य भूमि जो है आवास में परिवर्तित होती जा रही है। दूसरा पॉइंट है मृदा की प्राकृतिक उर्वरकता कम होना। वनों और चरगाहों के कम होने से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता कम होती जा रही है। किसानों की गरीबी और वैज्ञानिक तकनीकों के विषय में अज्ञानता ने इसे और भी बढ़ा दिया है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जो मृदा है, मिट्टी है, उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो भी समाप्त होती जा रही है, क्योंकि ना तो अधिक वन रहे और चरगाह क्षेत्र भी कम होते जा रही है। और दूसरा कारण है मानव की अज्ञानता और वैज्ञानिक तौर तरीके, इनकी वजह से जो है मृदा की प्राकृतिक उर्वरकता कम होती जा रही है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3, किसानों की जोतों का छोटा होना। देखिए, भारतीय किसानों की जोतें आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है। यानी कि क्यों? देखिए, जिनके कारण भारतीय कृषि निर्वाह कृषि बनी हुई है, इससे किसान अपने परिवार का पालन भी नहीं कर सकता। कहने का मतलब है जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है। एक अन्य कारण था जोतों का आकार छोटा करने का, लेकिन आज जो है किसानों के परिवार जब बढ़ते हैं तो जमीनें बट जाती है, जिससे जोतों का आकार और भी कम होता जा रहा है, जिससे किसान अपने परिवार का भरण पोषण भी पूरी तरह नहीं कर पाता। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, ज्वार और बाजरा की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है और यह भारत में कहां कहां पैदा होती है इसके बारे में बात करनी है। देखिए, ज्वार और बाजरे की बात करें, दोनों ही खरीफ की फसलें हैं। मैंने आपको बताया था खरीफ की फसलें जो होती है जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके लिए निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियां है। देखिए, तापमान, पहला है तापमान, इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरा वर्षा, इसमें कम ही पानी की आवश्यकता होती है, तो 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यदि हम मिट्टी की बात करें तो इसके लिए जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी अधिक
उपजाऊ मानी जाती है। कई बार क्या होता है, रेतीली मिट्टी में भी बो दिया जाता है और इसे लाल मिट्टी में भी बो दिया जाता है। वितरण की बात करें कि ये कहां कहां पाया जाता है, तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और हरियाणा में इसका उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, मक्का की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना और यह भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है यह भी बताना है। देखिए तापमान, इसके लिए 18 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है। मक्के के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा, तापमान मैंने बताया 18 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा मैंने बताई 50 से 100। मिट्टी जो होती है वो दोमट मिट्टी होती है और कहां कहां पाई जाती है, ये कर्नाटका में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ये मक्का उत्पादन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। और बता दूं मैं तुम्हें, पंजाब और हरियाणा में भी। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, कि भारत में दालों का क्या महत्व है। प्रमुख दालें कौन कौन सी होती है और ये कौन कौन से राज्य में उगाई जाती है। तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता वाला देश है, कि सबसे बड़ा उत्पादन भी भारत करता है और उपभोक्ता भी सबसे बड़ा भारतीय दालों के मामले में। शाकाहारी भोजन में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। भारत में दालों का अधिक महत्व है, क्यों? क्योंकि यहां के अधिकतर लोग शाकाहारी होते हैं, उनके लिए प्रोटीन का स्रोत दालें ही है। प्रमुख दालें कौन कौन सी है? तुर मतलब अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग, मसूर, मटर, चना, ये प्रमुख दालें है। फलीदार फसलें होने के कारण अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरकता को बनाए रखती है। सिर्फ एक अरहर को छोड़कर बाकी जितनी भी दालें होती है वे नाइट्रोजन के संपर्क में आती है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी बनी रहती है। वितरण की बात करें कि कहां कहां पर उगाया जाता है, भारत में दालें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये प्रमुख राज्य है। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की, कि भारत में प्रमुख तिलहन फसलें कौन कौन सी है। तिलहन मतलब तेल देने वाली, खाने के तेल के अतिरिक्त इसके अन्य उपयोग क्या है ये भी बताना है, और ये किन किन राज्यों में उगाई जाती है ये भी बताना है। देखिए भारत विश्व में चीन के बाद सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है और देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 12% भाग, इस पर 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी। ये सारी की सारी फसलें तिलहन की फसलें होती है। उपयोग में बात करें तो ये अधिकतर खाद्य पदार्थ में ही उपयोग की जाती है, खाना बनाने में उपयोग की जाती है, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, श्रृंगार का सामान, उपटन उद्योग, यानी कि जो उपटन उद्योग होते हैं उनके कच्चे माल के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और राज्यों की बात करें कि किन किन राज्यों में उगाई जाती है, आंध्र प्रदेश में मूंगफली सबसे महत्वपूर्ण है, उत्तर पश्चिम भारत में सरसों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तिल उत्तरी भारत में तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र में भी तिलहन का उत्पादन किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 10 देखिए कि कॉफी की फसल का वर्णन करना। कॉफी की फसल की भौगोलिक परिस्थितियां बतानी है, कहने का मतलब है तापमान की बात करते हैं। 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा यानी कि वर्षा की बौछारें पड़ती रहनी चाहिए, पर 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए। मिट्टी की बात करें तो लोहे के अंश से युक्त मिट्टी इसके लिए बहुत ही उपयुक्त रहती है, और लावा से बनी मिट्टी विशेष रूप से उपयुक्त रहती है। भूमि
इसके लिए ढलवा भूमि उपयुक्त होती है। और उत्पादन और वितरण की बात करें तो भारत विश्व की लगभग 4% कॉफी का उत्पादन करता है। कॉफी की कृषि का आरंभ कर्नाटका में बाबा बदून की पहाड़ियों से हुआ और आज भी इसकी कृषि नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। तो भारत जो है कॉफी का उत्पादक में 4% की उत्पादन ही कर पाता है पूरे विश्व के अनुसार। इसके बाद आता है रबड़ की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां और भारत में इसके वितरण। देखिए, तापमान की बात करें 25 डिग्री सेल्सियस, वर्षा की बात करें तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है और इसके मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय की गारो पहाड़ियां, इनमें रबड़ अधिक उगाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो भारत में जूट की फसल का वर्णन करना है। देखिए, जूट जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु की फसल है। जूट को सुनहरा रेशे के नाम से भी जानते हैं। यदि भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। वर्षा की बात करें तो 150 से अधिक वर्षा होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर से। और मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी और डेल्टाई मिट्टी उपयुक्त होती है। और भूमि की बात करें तो समतल भूमि उपयुक्त है। और उत्पादन क्षेत्र कहां कहां होता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, जो हमारे हुगली नदी के आसपास के क्षेत्र है, जहां पे पानी की अधिक पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, वहां पे उगाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, अर्थशास्त्रियों ने कृषि को एक लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए क्या सुझाव दिए? देखिए, भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। दूसरा, फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें फूलों, औषधियों को, बायोडीजल फसलों को उगाना चाहिए। इससे किसानों को कम पूंजी निवेश से अधिक लाभ प्राप्त होगा। कहने का मतलब क्या है कि कम पूंजी निवेश करके अधिक उत्पादन प्राप्त करके अधिक पूंजी कमाई जा सकती है। इसके बाद देखिए, जो आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, आज की इस वीडियो में हम इतना ही कराएंगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। और यदि किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है, किसी प्रश्न में कुछ समझना है, तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना प्रश्न भेजे। थैंक यू।